back from the dead. त्रिभुज के इस दूसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ और समरूप आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है सर्वांगसम आकृतियाँ। तो सर्वांगसम आकृतियाँ जो होती है, जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है, यदि दो आकृतियाँ परस्पर एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले तो वे आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। कक्षा 9th में हम सब सर्वांगसम के बारे में, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें पढ़ना है हम लोगों को समरूप त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो उदाहरण स्वरूप दो आकृतियां हम लेते हैं। जैसे ये दो वर्ग हैं, दो अलग अलग वर्ग हैं। अगर पहला वर्ग दूसरे वर्ग को ढक ले, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, या दूसरा वर्ग पहले वर्ग को ढक ले तो दोनों आकृतियां क्या होंगी? सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। आइए इसको चेक करते हैं कि ढकता है कि नहीं। इसको मैं इसमें रख दे रहे हैं, दूसरे को पहले वाले को दूसरे पर रख दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला वर्ग है दूसरे वर्ग को पूरी तरह से ढक ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आकृतियाँ जो हैं, आकृतियाँ जो दोनों हैं ये सर्वांगसम हैं। इसी प्रकार से आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण दो वृत्त लेते हैं। ये दोनों वृत्त सर्वांगसम तभी होंगे यदि पहला वृत्त दूसरे को या दूसरा पहले को ढक ले। तो हम देखेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। तो हम देखेंगे जो दूसरा वृत्त पहले वाले को पूरी तरह से ढक ले रहा है, इसका मतलब दोनों आकृतियाँ क्या है? सर्वांगसम हैं। दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम हैं। इसका मतलब है इसकी दोनों मापे जो हैं सेम हैं। ये क्या है? सर्वांगसम आकृतियाँ हैं दोनों। एक और उदाहरण लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। दो समबाहु त्रिभुज हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये दो समबाहु त्रिभुज हैं। अगर पहला त्रिभुज दूसरे को ढक ले तो दोनों आकृतियाँ जो होंगी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। तो हम देख रहे हैं पहली आकृति दूसरी को पूरी तरह से ढक ली है, इसका मतलब दोनों आकृतियाँ क्या हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। दो आयत की बात करते हैं। एक दूसरा आयत है और ये पहला आयत है। ये दोनों आयत अगर एक दूसरे को परस्पर ढक लेंगे तो दोनों आकृतियाँ जो होंगी ये सर्वांगसम होंगी। तो हम ओवरलैप करेंगे दोनों को एक दूसरे के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि पहला आयत जो है दूसरे आयत को पूरी तरह से ढक ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ जो हैं सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। ये दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। तो आइए बात करते हैं समरूप आकृतियों के बारे में। तो बात करते हैं समरूप आकृतियों के बारे में। तो समरूप का मतलब, पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। सम मतलब होता है, सम मतलब बराबर, रूप मतलब आकृति मान सकते हैं। समरूप, अब शाब्दिक अर्थ तो इसका यही, बराबर आकृति। सम मतलब बराबर, रूप मतलब आकृति। रूप मतलब जैसा भी होता है उसके जैसा, तुलनात्मक। इसका मतलब ये है कि बराबर आकृति जैसी दूसरी आकृति, या एक आकृति जैसी दूसरी आकृति, एक आकृति जैसी दूसरी आकृति। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आकृति बराबर ही हो, उसका रूपों से मतलब है। जैसे एक वर्ग है और इसी वर्ग के जैसा एक दूसरा छोटा वर्ग है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसके जैसा ए है और इसके जैसा ए है, जबकि दोनों की मापें क्या है? अलग अलग है। इसकी मापें बड़ी है, इसकी मापें छोटी है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ जो हैं समरूप आकृतियाँ हैं। समरूप आकृतियाँ।
ए वर्ग इस वर्ग जैसा दिख रहा है और ए वर्ग इस वर्ग जैसा है। इसका मतलब दोनों आकृतियां आपस में क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बड़े त्रिज्या वाला एक वृत्त है और एक छोटे त्रिज्या वाला ये दूसरा वृत्त है, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं। जैसे ये वाला इसके जैसा दिख रहा है और ये वाला इसके जैसा दिख रहा है। इसकी मापें यद्यपि अलग अलग, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं। इसका माप छोटा है, इसका माप बड़ा है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है और एक दूसरा समबाहु त्रिभुज है। दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। हम देख रहे हैं जो ये आकृति इसके जैसी दिख रही है, ये आकृति इसके जैसी दिख रही है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां क्या है, समरूप आकृतियां हैं। या इसके जैसी दिख रही है और या इसके जैसी दिख रही है। ये आकृतियां क्या है, समरूप आकृतियां हैं। क्योंकि इसकी मापों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसकी आकृतियों में भिन्नता नहीं हो सकती है। इसका मतलब दोनों आकृतियां जो हैं ये समरूप आकृतियां हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि समरूप आकृतियां वे आकृतियां हैं यदि एक आकृति दूसरे आकृति जैसी दिखती हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अर्थात यदि एक आकृति दूसरे आकृति जैसी दिखती है तो दोनों आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है और एक दूसरा समकोण त्रिभुज है। हम देख रहे हैं ये बड़ा समकोण त्रिभुज है, ये छोटा समकोण त्रिभुज है। तो दोनों आकृतियां एक दूसरे की जैसी दिख रही हैं। इसका मतलब दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप आकृतियां हैं। यदि समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां दोनों की आपस में तुलना करें तो जो सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप आकृतियां होती है, लेकिन समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। इन दोनों में यही अंतर है। जो सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप होती हैं, और जो समरूप आकृतियां होती है आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम आकृति ही हो। तो नोट में हम लिख सकते हैं सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन समरूप आकृतियों का समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। आइए इनकी भिन्नता को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो वर्ग हम ले रहे हैं। ये दोनों वर्ग हम देख रहे हैं एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों वर्ग जो हैं सर्वांगसम है। सर्वांगसम तो सिद्ध हो गए। अब चेक करना है कि क्या ये समरूप हैं। हम देख रहे हैं यह आकृति सेम इसकी आकृति जैसी दिख रही है
और यह आकृति सेम इसकी आकृति जैसी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों आकृतियां समरूप भी हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं, देख रहे हैं एक बड़ा वर्ग है एक छोटा वर्ग है, और इन दोनों वर्ग में हम देख रहे हैं दोनों वर्ग क्या हैं, समरूप हैं। लेकिन अगर हम इस वर्ग को इस पर रखेंगे तो जो दूसरा वर्ग होगा इस वाले वर्ग को, ये नंबर 3 है, तीसरा वर्ग जो है इस वाले वर्ग को नहीं ढक रहा, पूरी तरह से नहीं ढक रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वांग सम नहीं है लेकिन समरूप है। और समरूपता का उपयोग क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो समरूपता का उपयोग लगभग हर क्षेत्रों में होता है। जैसे आपने यह अवश्य सुना होगा कि विश्व मानचित्र तथा भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाली रूपरेखा एक उपयुक्त स्केल, गुणक तथा कुछ परिपाटियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अगर ये सब बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो हम विश्व मानचित्र तथा किसी भवन की रूपरेखा को नहीं बना सकते, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है और बड़ी होने के बावजूद भी हम लोग उस पृथ्वी को एक छोटे से नक्शे में दर्शा लेते हैं। इसका यही कारण है कि हम लोग समरूपता का प्रयोग करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम सबको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है, तो आइए बहुभुजों की समरूपता के बारे में बात करते हैं। कोई भी बहुभुज समरूप होता है यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हों और नंबर 2 और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 में लिखेंगे उनके संगत कोण बराबर हों और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यही दोनों नियम अगर किन्हीं दो बहुभुजों में फॉलो करते हैं तो दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये भी है कि इन दो कंडीशनों में से अगर कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है और दूसरी फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि दोनों बहुभुज क्या हैं, समरूप नहीं हैं। समरूपता के लिए, बहुभुजों की समरूपता के लिए दोनों नियमों का फॉलो होना आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं एक चतुर्भुज है P
क्यू आर एस, और एक और चतुर्भुज है ए बी सी डी। और ये दोनों चतुर्भुज, इसमें क्या कहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले। इसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं इसमें है और 4 भुजाएं इसमें भी है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज हैं, भुजाओं की समान संख्या है दोनों की, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। इसका मतलब ये है, अगर कोण P बराबर हो कोण A के और कोण Q बराबर हो कोण B के और कोण R बराबर हो कोण C के और कोण S बराबर हो कोण D के। ये तो पहला नियम है, उनके संगत कोण बराबर हों। और दूसरा नियम है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इसका मतलब है PQ अपान AB इज इक्वल QR अपान BC इज इक्वल RS अपान CD इज इक्वल SP अपान DA। अगर इस तरह से दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो इसका मतलब दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूपता के चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं, समरूपता का चिन्ह यही है। तो इसका मतलब ये है, चतुर्भुज PQRS समरूप चतुर्भुज ABCD। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, सभी वृत्त होते हैं। वे कोष्टक में दिया गया है सर्वांगसम और समरूप, सभी वृत्त होते हैं। भरना या तो सर्वांगसम होगा या तो समरूप होगा। तो सभी वृत्त, जैसे मान लेते हैं कि वृत्त ए है और एक वृत्त ए है और एक वृत्त ए है। तीनों वृत्त हम देख रहे हैं क्या है, अगर यह इसको ढक रहा है इसका मतलब सर्वांगसम है। अगर नहीं ढक रहा फिर भी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है तीनों आकृतियां जो हैं आपस में समरूप हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, समरूप यहाँ पर भरा जाएगा, इस वाले में समरूप भरा जाएगा। यहाँ पर सभी वृत्त समरूप होते हैं। चेक कर लेते हैं क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते, जैसे दोनों वृत्त हैं समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं। इसका मतलब सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं, अर्थात सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग चेक करना है सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। अभी हमने बताया था पहले, जैसे दो वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग या आकृति इसके जैसे दिख रही है और ये आकृति इसके जैसे दिख रही है, तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे, तो यहाँ पर भरा जाएगा समरूप, समरूप भरा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, सभी भरना, फिर त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु। तभी हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक दशा में दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसका मतलब इसमें भरा जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर समबाहु भरा जाएगा। फिर नंबर 4 पर दिया, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अभी हमने नियम में बताया है, यदि उनकी संगत कोण यहाँ पर भरा जाएगा बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो इस वाले कॉलम में बराबर भरा जाएगा और इस वाले कॉलम में समानुपाती भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है समरूप आकृतियाँ, इसका यहीं पे लिख देंगे। समरूप आकृतियों का पहला उदाहरण हो जाएगा जैसे फुटबॉल और कंचे। फुटबॉल कंचे जैसा दिखता है और कंचा फुटबॉल जैसा दिखता है। दोनों की शेप जो है, दोनों का शेप गोलाकार है,
इसका मतलब दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। दूसरा मान लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, कोई दो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, वो समरूप होगा। इसका आंसर हो गया। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज एवं समबाहु त्रिभुज मान सकते हैं। दोनों आकृतियां क्या होंगी, किसी भी दशा में समरूप नहीं होंगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक कुर्सी ले लेते हैं, कुर्सी और मेज, ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। दोनों चतुर्भुज दिखाए गए इसमें, अब चेक करना दोनों समरूप हैं या नहीं। तो दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे, इसकी दो कंडीशन हमने बताया है। पहली कंडीशन, उनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, और दूसरा जो है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो हम पहला नियम चेक कर रहे हैं, संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण यस बराबर कोण डी होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं ये वाला कोण बड़ा है इस कोण की तुलना में। इसका मतलब कोण यस डज नॉट इक्वल कोण डी, और कोण आर डज नॉट इक्वल कोण सी, कोण क्यू डज नॉट इक्वल कोण बी, और कोण पी डज नॉट इक्वल कोण ए। हम देख रहे हैं पहला नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यस आर अपान डी सी बराबर 1.5/3 बराबर हो जाएगा 1/2। फिर आर क्यू अपान सी बी बराबर हो जाएगा 1.5/3 बराबर 1/2। फिर हो जाएगा क्यू पी अपान बी ए इज इक्वल 1.5/3 इक्वल 1/2। फिर आगे चेक करेंगे पी एस अपान ए डी, पी एस अपान ए डी 1.5/3 बराबर 1/2। हम देख रहे हैं जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ये तो फॉलो कर रहा है, जबकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। इम्प्लाइज दैट कह सकते हैं यस आर अपान डी सी इक्वल टू आर क्यू अपान सी बी इक्वल टू क्यू पी अपान बी ए इक्वल टू पी एस अपान ए डी। ये तो फॉलो कर रहा है, जबकि नहीं फॉलो कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं।